अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है जी? वालेकुम क्लियर है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया प्यारे भाई, शुक्रिया। आज मेरे ख्याल में फिर अटेंडेंस कम है, बहुत ज़्यादा। चलें स्टार्ट करते हैं इसको इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कुछ थ्योरी की थी जिसमें हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को डिस्कस किया था, और उसमें हमने पढ़ा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है और इसके अलावा उसकी हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद हमने किया था कि उसका स्कोप क्या है, और स्कोप को करने के बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव पे आ गए थे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अच्छा प्यारे भाई, माइक अपना ऑफ़ कर दें, तमाम अब अपना माइक ऑफ़ कर दें। अच्छा जी, फिर ऑब्जेक्टिव पे हम आ गए थे। फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी और स्किल को भी डिस्कस किया था, और फिर हमने डिस्कस किया था जी उसके साथ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की असाइनमेंट्स, ऐसी कौन सी असाइनमेंट हैं जो फाइवर, अपवर्क या ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे अवेल होती हैं सबसे ज़्यादा। और फिर हमने जैसे लोगो डिज़ाइन था, स्टेशनरी डिज़ाइनर, इसी तरह लेटर हेड, ब्रोशर, फ्लेयर, लीफलेट, पोस्टर, इवेंट्स, बिलबोर्ड, स्टैंड डिज़ाइन, शॉप साइन, प्रोडक्ट पैकेजिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, ये दो फंडामेंटल्स हैं, ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बगैर आप ग्राफिक्स नहीं कर सकते, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न एक छोटी सी मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, डोमेस्टिक, घरेलू। आप में से कोई भी स्टूडेंट, चाहे हमारी कोई बाजी हो या कोई भाई, अगर वो घर में कोई रेसिपी तैयार करता है, कोई बिरयानी बनाना चाहता है, तो देखें जी उसके लिए, बिरयानी बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। वो अज्जा, इंग्रेडिएंट्स आप इकट्ठे करते हैं कि ये चीज़ें होंगी तो मेरी बिरयानी तैयार होगी। पहले तो वो आप एलिमेंट्स इकट्ठे करते हैं, फिर एलिमेंट्स के बाद आप रेसिपी पढ़ते हैं कि ये तैयार कैसे होगी, यानी कि कुछ असूल होते हैं उसको बनाने के लिए। जो चीज़ पहले आपने डालनी होगी वही डालेंगे। वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिरयानी बना रहे हो और उसमें जो है ना राइस ही ना हो। अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें आप जो है ना वाटर का यूज़ ही ना करें। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो ऐसा समझ लें कि आप एक डिश तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। कोई भी डिज़ाइन करने के लिए दो फंडामेंटल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला यह है कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, कि डिज़ाइन के अज्जा कौन कौन से होते हैं जिन पर डिज़ाइन किया जाता है। और दूसरा अहम जो फंडामेंटल है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, कि उस डिज़ाइन को बनाने के असूल क्या हैं। अगर आप एलिमेंट्स को ही नहीं जानेंगे
या अगर आप एलिमेंट्स जान लेते हैं और प्रिंसिपल को डिस्कस नहीं करते या आप ज़हन नशीन नहीं करते तो आपका डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। और आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं। चलिए जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी प्रिंसिपल को मैं एक साइड पे रख रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल अभी हम जो ये टॉपिक करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, ये 2 दिन लगेंगे इसको करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो इसका जो पहला टॉपिक है कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से अज्जा हैं, जब वो मिलते हैं तो एक डिज़ाइन तैयार होता है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो डॉट या लाइन होती है। डॉट भी समझ लें और लाइन को भी समझ लें, ये मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करता हूँ। फिर आता है कलर, शेप, स्पेस, टेक्सचर या पैटर्न, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी, साइज, उसके बाद फॉर्म, वैल्यू, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक डिज़ाइन को करने के लिए, बनाने के लिए। अभी जस्ट ये समझ लें कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं क्या। प्रिंसिपल की बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। जब ये चीज़ें हम करते हैं किसी भी डिज़ाइन में, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ऐसा समझ लें कि ये एलिमेंट्स आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिज़ाइन। वही रेसिपी है जो आप बिरयानी बना रहे हैं, और जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, मीट, वाटर, मिसाला जात, और इसके अलावा ओनियन, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर बिरयानी बनती है। अब जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें लाइंस भी होती हैं, बाज़ औक़ात कलर्स भी होते हैं, कोई शेप भी हम उसमें यूज़ करते हैं, स्पेस भी देते हैं, कोई टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ उस पर टेक्स्ट भी लिखते हैं हम। फिर टेक्स्ट का या कलर्स का या स्पेस का या लाइन का कुछ साइज़ भी होता है। फिर हम फॉर्म उसकी सेलेक्ट करते हैं, फिर वैल्यूज़ भी होती हैं। सबसे पहले हम जिस एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, वो डॉट है, डॉट या पॉइंट। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं किसी भी ड्राइंग की, जब आप कोई ड्राइंग करते हैं या कोई बच्चा ड्राइंग का डिज़ाइन स्टार्ट करता है, तो देखें वो जब अपना पेन या पेंसिल किसी भी सरफेस पर स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले जहाँ से वो स्टार्ट करता है उसे डॉट या पॉइंट कहते हैं। ऐसा समझ लें, डॉट या पॉइंट है क्या? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ डिज़ाइन। इसको नोट करते जाएं। ये चीज़ें आपको मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल लेवल पर भी अंदाज से नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आप पैसे भी पे करेंगे तब भी आपको नहीं बताई जाएंगी। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ डिज़ाइन इज कॉल्ड डॉट और पॉइंट। देखें जी, आप अगर किसी भी इमेज को देखें, फ़ोटो को देखें, किसी भी फिल्म को देखें, किसी भी स्क्रीन को देखें, किसी भी टीवी को देखें, माइक अपने ऑफ कर दें, तो ये सारी चीज़ें ऐसा समझ लें कि डॉट से ही बनती हैं। ये सारी चीज़ें डॉट से ही शुरू होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से। जैसे मैं अगर कोई पिक लेता हूँ ऑनलाइन टीवी स्क्रीन लिखता हूँ अगर यहाँ, तो ऐसा समझें कि जब टीवी के सिग्नल गायब होते हैं, किसी भी वजह से सिग्नल डाउन होते हैं, तो आपको नज़र आता है कि स्क्रीन पे
छोटे छोटे डार्ट्स हैं, और वो जो डार्ट्स होते हैं वो मिलकर एक स्क्रीन बनाते हैं। इसी तरह की अगर मूवी देखते हैं तो मूवी में भी डार्ट्स होते हैं जो एक मुकम्मल पिक बनाते हैं। इसी तरह अगर आप कोई फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो को अगर हम करीब से देखें तो वो भी कलर पर, पिक्सल पर, जैसे हमने लास्ट टाइम इस पे किया था अडोब फोटोशॉप में, पिक्सल पर, पिक्सल बेस होता है और स्केयर में होता है। ये सारी चीज़ें डार्ट ही हैं दरअसल। इसी डार्ट को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बयान करूं तो डार्ट का मतलब है नुक्ता। को आप कोई भी डिस्कशन कर लें तो वो जो डिस्कशन होती है वो एक नुक्ते से ही स्टार्ट होती है, फिर वो एक डिस्कशन बन जाती है बड़े लेवल की। मतलब उस डिस्कशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दरअसल डार्ट ही होता है। और अगर मैं एक मशहूर ऐसा समझ लें तहरीक की या एक दौर की बात करूं तो उसमें एक चीज़ थी पॉइंटलिज्म। ये पॉइंटलिज्म क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पॉइंटलिज्म एक ऐसा दौर था जब आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, या ऐसा समझ लें जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ये अडोब फोटोशॉप की या डिजिटल फोरम नहीं आया था, तो तब जो डिज़ाइनर थे या आर्टिस्ट थे वो क्या करते थे, वो डार्ट से पिक बनाते थे। उसकी मैं आपको एक अभी शेप भी दिखा देता हूँ कि डार्ट पिक कैसे होती थी। ये एक पिक आप देखें गौर से, ये जो पिक आपको नज़र आ रही है या इमेज आपको नज़र आ रहा है ये डाटेड है, ये जस्ट डार्ट से ही बना हुआ है। इसमें कुछ बस कलर्स का फ़र्क है, और उस डिज़ाइनर ने, उस आर्टिस्ट ने, उस पेंटर ने जस्ट डार्ट ही बनाए हैं इस पिक पे। और डार्ट बनाते बनाते उसने इसको इतना कलराइज्ड किया है कि ये एक इमेज बन चुका है। और ये एक वक्त था कि जब ऐसे डिज़ाइनर हुआ करते थे जो पेंटिंग के ज़रिए, डार्ट के ज़रिए कोई भी पिक बनाते थे, और उसे पॉइंटलिज्म कहते हैं। और पॉइंटलिज्म में फिर जो चीज़ें हैं वो हैं जी, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल से मुराद ये होता है कि जब डार्ट एक ख़ास तरतीब से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो एक मंजर बनता है या एक विजुअल क्रिएट होता है। जैसे ये इमेज क्रिएट हुआ है, यानी कि उसने डार्ट को ऐसी तरतीब के साथ रखा है, ऐसी अरेंजमेंट की है इस पर कि एक मंजर बन रहा है, एक विजुअल दे रहा है। जब डार्ट आपस में इस अरेंजमेंट के साथ मिलें, एक ख़ास तरतीब के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड हों, तो जो मंजर क्रिएट होता है अगर वो विजुअल अच्छा हो तो उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। और एक होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मुराद ये होता है कि जब डार्ट्स मिलें आपस में मगर उनकी तरतीब ऐसी हो कि कोई विजुअल ही ना बने, कोई पिक ही ना बने, कोई मंजर ही ना बने, तो ऐसी सूरत में उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब यह है कि आप रोज़मर्रा चीज़ें जो भी करते हैं तो वो एक नुक्ते से ही स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज स्टार्ट फ्रॉम अ डॉट। एक नुक्ते से ही किसी चीज़ का आगाज़ होता है। और अगर ग्राफिक्स की दुनिया में इसको डिस्कस करें तो ये है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसका भी एक नुक्ता होता है और उसका आगाज़ भी एक नुक्ते से ही होता है। अच्छा जी, अब दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है वो है लाइन। अच्छा, मैं इसकी आपको इसकी डार्ट के बाद क्योंकि लाइन आ रहा है तो लाइन को मैं एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी एक ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद अंदाज़ा हो सके। मेरे ख्याल में प्यारे भाई स्क्रीन बिल्कुल ही शेयर है।
परेशान ना हो आप। स्क्रीन शेयरिंग है, किसी के पास नेट का कोई इशू होगा तो इस वजह से। अच्छा जी, कोरल ड्रा मैंने ओपन किया है। ये भी एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिस पे आप ग्राफिक्स या कोई पोस्टर या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो आप लाइन को समझ लें कि लाइन है क्या। सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डिज़ाइन, कि पहला था डॉट, के एक नुक्ता होता है जहाँ से डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है या डिस्कशन स्टार्ट होती है, तो किसी नुक्ते से ही होती है, डॉट या उसे पॉइंट भी कहते हैं। अब दूसरा एलिमेंट आ रहा है जी हमारे पास, लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू डॉट्स। लाइन इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और डॉट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। यानी कि एक पॉइंट से या एक डॉट से दूसरे डॉट के दरमियान जो फासला होता है या जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? लाइन। इसको मैं अभी समझाता हूँ आपको कि लाइन क्या होती है। देखिए जी, मैं एक यहाँ से सर्कल लेता हूँ। पहले मैं एक साइज़ ले लेता हूँ, 4x4 का साइज़ ले रहा हूँ जी मैं। अच्छा जी, अब इसमें अगर मैं कोई कलर फिल करना चाहूँ तो ये देखें जी, कलर फिल हो चुका है। इसको मैं ब्लैक ही रख लेता हूँ। अच्छा जी, ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक डॉट है, ठीक है जी। अब इस डॉट को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक हो गया। इस डॉट और इस डॉट के दरमियान जो फासला है, ये जो आपको कलर नजर आ रहा है, इस फासले को लाइन कहते हैं। यानी कि दो डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे लाइन कहते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट। अच्छा, ये इस सूरत में भी हो सकता है। इसकी एक सूरत ये भी हो सकती है, देखें जी, यानी कि डॉट इस तरह भी लाइन बना सकते हैं सर्कल में। इसी तरह किसी भी शेप में आप उसको ले सकते हैं, या अगर इस तरह ना भी लेना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने कुछ बड़े ले लिए। इसको मैं अगर यहाँ से एक छोटा सा डॉट लेता हूँ, ठीक है, मिसाल ये एक डॉट है। ये देखें जी, डॉट मिलकर क्या बना रहे हैं? एक लाइन बना रहे हैं। अगर इस डॉट को और इस डॉट को मैं कलर कर देता हूँ तो देखें इसके दरमियान जो भी फासला है इसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट एक लाइन बनाता है। चलें जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, ये लाइन क्या होती है? टू इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइन। ये लाइन क्यों बनाई जाती है? ये दो मेजर ऑब्जेक्ट होते हैं इसके। एक तो होता है जी लेंथ, कि एक फासला बताया जाता है कि कितना है। उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ये देखें जी, ये लाइन इसलिए ली जाती है कि ये लेंथ में कितनी है। जब भी आप कोई डिज़ाइन करते हैं तो आप अगर कोई शेप लेते हैं, कोई लाइन लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो आप देखते हैं कि मैं डिज़ाइन किस लेआउट पर कर रहा हूँ, उसका साइज़ क्या है, और उसके अंदर मैं जो ऑब्जेक्ट डालने जा रहा हूँ वो किस साइज़ का है, किस लेंथ का है, और उसकी डायरेक्शन क्या है। ये दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, फंक्शन ऑफ लाइन एंड डिज़ाइन, कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो लाइन है इसका डिज़ाइनिंग में कितना रोल है। जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो लाइन हमें वो डिवीजन देती है या डायरेक्शन देती है जिस पर हम काम करते हैं। दो चीज़ें देती है, या तो डिवीजन्स देती है या
डायरेक्शन देती है। मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये देखें जी, एक ही डिज़ाइन है, वही शेप मैंने लिया। अगर मैं इसके अंदर कोई कॉलम रखता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ। ये देखें जी, अब देखें कि मेरे पास 4 कॉलम बन गए हैं। अब ये जो 4 कॉलम है ये दरअसल लाइन से ही बने हैं। अब ये डिवीजन हो गया, 1 2 3 4। ये जब हम डिज़ाइन में लाइंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें डिविजन्स करके देते हैं कि हमने किस हिस्से पे फोकस करके उस पे कितना वर्क करना है और किस साइज में करना है। और फिर हमें डायरेक्शन भी देते हैं कि हम वर्टिकली चल रहे हैं या हॉरिजॉन्टली। क्यों? उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, मेरे पास एक और इमेज है ताकि आपको समझ आ जाए ये बात। ये देखें जी, ये जो एरो है ये भी तो लाइन ही है ना, मगर उसके हेडेड पे क्या है, एक शेप बनी हुई है। पहले वो लाइन ही थी। अब ये एरो दरअसल क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। बनते किससे हैं? ये भी लाइन से बनते हैं। ये भी एक टाइप है लाइंस की। और अगर मैं टाइप ऑफ लाइंस की बात करूं कि लाइंस की कितनी अकसाम है, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। टाइप ऑफ लाइन जी, कर्व लाइंस होती हैं हमारे पास। ये है जी टाइप्स ऑफ लाइन। डॉटेड लाइन भी हो सकती है, सर्कल चेन भी हो सकता है लाइन में। ज़रा इसको देखते हैं, ये सारे इमेज मैं सेंड भी कर दूंगा। देख लीजिए, एक डॉटेड लाइन भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है, इरेगुलर लाइन भी हो सकती है, डॉटेड लाइन भी हो सकती है, डैशेज लाइन भी हो सकती है। अच्छा, क्लाउड्स टाइप लाइन भी हो सकती है, हेल्स टाइप, माउंटेन, लूप्स। इसी तरह वेव्स की सूरत में भी लाइंस हो सकती है, माउस अरेजर भी हो सकती है। अच्छा, लाइट की सूरत में भी हो सकती है, 3D लाइंस भी हो सकती है, अनसीन लाइन भी हो सकती है। अनसीन लाइन, ऑनलाइन जो लाइन होती है वो भी समझा दूं। देखें जी, आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और दूसरे पॉइंट पे जाके ठहर जाते हैं। आपने जो दरमियान वाला फासला तय किया होता है वो दरअसल एक लाइन की सूरत में किया होता है, चाहे वो जिगजैग हो, लूप्स हो, हिल टाइप हो, क्लाउड हो, डैशेज हो या जिगजैग हो। होता तो वो एक फासला ही है, डिस्टेंस ही है, मगर वो लाइन आपको नज़र नहीं आती। तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? अनसीन लाइंस। इसी तरह पैरेलल लाइन भी होती हैं, कास्टल भी होती हैं, स्क्वायर भी होती हैं। ये सारी लाइंस की अकसाम ही हैं। और अगर टाइप ऑफ लाइन को हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें, पहले तो हमने किया है कि लाइंस की कितनी अकसाम है। अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो उसके हवाले से भी है कि डायरेक्शन के हवाले से भी लाइंस की अकसाम होती हैं। वो कैसे होती हैं जी, ये चेक कर दें। इनकी टाइप्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती हैं, इसी तरह ओब्लीक लाइंस भी हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जिनका आपस में कहीं भी पॉइंट ना बने, एक दूसरे से ना टकराएं, तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसी तरह परपेंडिकुलर भी लाइंस होती हैं जो किसी एक पॉइंट पर जाके उनके पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी तरह डायगोनल लाइंस भी होती हैं। ये सारी लाइंस की अकसाम ही हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसकी क्या मिसाल होती है, मैंने आपको पहले एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इनका बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है कि हम लाइंस की मदद से या तो उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, या उसे लेंथ दे सकते हैं, या हम डिवीजन्स कर सकते हैं कि हम किस डिवीजन पर उसको चूज़ करेंगे। अच्छा जी, और नेक्स्ट टॉपिक जी हमारा है शेप। व्हाट इज शेप? शेप कहते हैं जी शक्ल को, ऐसे ही कहते हैं ना जी। अब इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूं। व्हेन सम एक्चुअल लाइंस, पहले हमने किया था डॉट को, कि जब दो डॉट्स आपस उसके दरमियान का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइन। अब जब मुख्तलिफ लाइंस आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं,
और वो जो एरिया सराउंड करती हैं, अपने घेरे में लेती हैं, उस एरिया को एक शेप कहा जाता है। ये जो आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है और उसके इर्द गिर्द आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है, ये देखें कि ये 4 लाइंस पर मुश्तमिल है। लाइंस किससे बनी है जी? डॉट से। और जब डॉट से बनी है तो कंबाइन हुई है। और इसी तरह जब कोई लाइंस आपस में कनेक्टेड होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो फिर एक शेप बनती है। इसको भी मैं एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। ये देखें जी, मैं एक लाइन लेता हूँ, ये एक लाइन है, ठीक हो गया जी। इसकी मैं दूसरी लाइन ले लेता हूँ, ये भी एक लाइन हो गई जी। अब मैं यहाँ से लेता हूँ एक दूसरी लाइन, और यहाँ से फिर इसको डबल कर देता हूँ। अब सबको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इनकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। तो देखें जी, जब मुख्तलिफ लाइंस आपस में मिली हैं और उसने जो जगह घेरी है दरमियान वाली, वो जो ब्लैक नज़र आ रही है, या इसको मैं अगर कलर करता हूँ समझाने के लिए, तो देखें मैंने इस पर क्या किया है, इसकी अब आउटलाइन तब्दील कर दिया है। और इस कलर को अगर मैं यहाँ से ये वाला हिस्सा करता हूँ तो देखें अब वो चेंज हो चुका है। अब ये जो येलो लाइन है, इसके अंदर वाला जो सराउंडिंग एरिया है, अब इस सराउंडिंग एरिया जो है इसे क्या कहते हैं? शेप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शेप। इसका मतलब ये है कि वन समवन लाइन combined and surround an area, then shape is created। कि जब मुख्तलिफ लाइंस आपस में कंबाइन होती हैं और वो जो जगह घेरती हैं या एरिया घेरती हैं, उससे एक शेप क्रिएट ही होती है। अब आ जाते हैं जी, अब शेप के 3 हिस्से होते हैं, या शेप 3 अकसाम की भी हो सकती हैं। बाकी शेप की मैं अकसाम और भी बताऊंगा। शेप 3 चीज़ों पर भी मुश्तमिल हो सकती है। एक तो होता है स्ट्रोक, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसकी आउटलाइन। मिसाल के तौर पर इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए जी, मैं एक यहाँ से शेप ले रहा हूँ सर्कल में। अब देखें इसकी आपको आउटलाइन ही नज़र आ रही है येलो में, और इसका मैं थोड़ा पॉइंट बढ़ा लेता हूँ। अब देखें जी, ये जो आपको शेप नज़र आ रही है सर्कल शेप, इसकी जो आउटलाइन है ये इसको स्ट्रोक कहते हैं। अब जो आपकी शेप है वो स्ट्रोक सूरत में भी हो सकती है। अच्छा जी, इसी तरह आपकी जो शेप है वो आपके पास फिल कलर में भी हो सकती है, फिल भी हो सकती है। कैसे जी? वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो इस तरह के आप इसी को फिल कलर कर दें और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें। अब देखें जी, वही शेप है मगर मैंने उसकी आउटलाइन, उसका स्ट्रोक ख़त्म कर दिया है और उसी शेप में एक कलर डाल दिया है जो कि वाइट है। तो ये फिल कलर में भी हो सकती है शेप, स्ट्रोक में भी हो सकती है। और इसी तरह दूसरी किस्म होती है, तीसरी किस्म होती है जी इसकी नेगेटिव स्पेस। अब ये बड़ी समझने की चीज़ है, जो आपकी शेप है वो नेगेटिव स्पेस में भी हो सकती है। अब व्हाट इज नेगेटिव स्पेस, इसकी मिसाल भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है कि जी, एक पिक दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक पिक है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें आपको 2 चेहरे नजर आ रहे हैं जो ब्लैक कलर में है, ठीक है जी। मगर ये तो कनेक्टेड थे, ये तो एक शेप बना रहे थे, एक इलस्ट्रेशन बना रहे थे, एक डिज़ाइन बना रहे थे। मगर इसके अलावा भी जो जगह खाली थी, जो वाइट में आपको नजर आ रही है, वो भी एक शेप बना रही है। हालांकि ना वो फिल है ना वो स्ट्रोक है, मगर इसके बाद भी वो एक स्पेस क्रिएट कर रही है, एक शेप क्रिएट कर रही है जो आपके पास वाइट कलर में है। ये जो वाइट कलर में आपको शेप नज़र आ रही है, इसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, मेरे पास जी ये वही बैकग्राउंड है जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इस शेप को बड़ा करता हूँ, देखें जी, शेप मुझे वाज़ेह नज़र आ रही है जो कि
इसको ब्लैक भी कर देता हूँ। मगर ब्लैक के अलावा भी जो मुझे एरिया ब्लू में नज़र आ रहा है वो भी कुछ शेप बना रहा है। यहाँ से एक शेप क्रिएट हो रही है, यहाँ से एक शेप क्रिएट हो रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अगर मैं इसी अंदर वाली शेप को ऐसे कर देता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ से वाइट करता हूँ और वाइट करने के बाद इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, अब देखें जी, अब एक शेप ब्लू में नज़र आ रही है आपको। ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रही है ये इसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस। अब एप्लीकेशन ऑफ जो शेप है कि इसका ग्राफिक डिजाइनिंग में एप्लीकेशन कहाँ पे होती है शेप की, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी। देखें जी, जब भी आप डेकोरेशन करते हैं, ये चीज़ें नोट करते हैं प्यारे भाई, जब भी आप कोई डेकोरेशन करते हैं तो आप शेप का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको इसकी मिसाल भी देता हूँ। देखें जी, आप एक किसी घर में जाते हैं और वहाँ आपको मुख्तलिफ डब्बे नज़र आते हैं, बॉक्स नज़र आते हैं, कार्टन नज़र आते हैं, कार्टून नज़र आते हैं, मगर आपको ये पता नहीं है कि इसमें क्या है। वो खाली भी हो सकते हैं, उसमें कोई चीज़ें भी हो सकती हैं, मगर आपको ये पता है इसमें जो चीज़ें हैं कोई ना कोई चीज़ है इसमें। तो वो डेकोरेशन होती है, आपको पता चल जाता है कि वो जो उस डब्बे की शेप है ना, आपको ये बता देती है कि इसके अंदर कुछ है, हालांकि उसमें कुछ हो ना भी हो, ये कोई मायने नहीं रखता। मगर उसकी जो शेप है वो शेप इसलिए होती है कि वो आपको डेकोरेशन के काम आती है। इसी तरह किसी भी डिज़ाइन में इंटरेस्टिंग पैदा करने के लिए भी शेप का ही यूज़ होता है। इसी तरह किसी क्लाइंट का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए भी आप अपने डिज़ाइन में या एक डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन में शेप का भी यूज़ करता है। अच्छा, ये सिंबल्स में भी हो सकती हैं शेप, ये टेक्सचर की सूरत में भी हो सकती हैं, ये पैटर्न की सूरत में भी हो सकती हैं। कैसे जी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये देखें जी, ये आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है, टेक्सचर नज़र आ रहा है। ये जो आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है ये मुख्तलिफ शेप से मिलकर बना है, मगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये बेतरतीब के साथ है, बेतरतीब है ऐसा समझ लें। मगर है ये टेक्सचर, एक शेप है जो मुख्तलिफ शेप से मिलकर ही बना है। तो ये इस सूरत में भी आपके पास शेप हो सकती हैं, और इसी तरह आपके पास इस सूरत में भी हो सकती हैं, जिसे पैटर्न कहते हैं। कि देखें, मुख्त शेप हैं मगर मुख्तलिफ पैटर्न में है, तो आपकी शेप मुख्तलिफ पैटर्न में भी हो सकती है। तो ये भी दरअसल शेप की ही मिसाल है। अब हम आते हैं जी टाइप ऑफ शेप्स। टाइप ऑफ शेप्स के शेप की कितनी अकसाम है। शेप की जी 3 अकसाम होती हैं। एक होता है जियोमेट्रिकल या जियोमेट्रिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक, और तीसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट शेप्स। अब जियोमेट्रिक क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको जितनी शेप नज़र आ रही हैं, अच्छा ये जियोमेट्रिकल इनको क्यों कहते हैं, जियोमेट्रिक शेप क्यों कहते हैं। देखिए जी, आप अगर आप थोड़ा 5-10 साल बैक चले जाएं तो आप देखें, आप जियोमेट्री का यूज़ करते थे मैथमेटिक्स में या किसी ड्राइंग में, तो आपके पास एक रूलर भी होता था, आप उससे लाइन बनाते थे और लाइन से शेप बनाते थे। तो ऐसी शेप्स जो जियोमेट्री के साथ बनते हैं उन्हें जियोमेट्रिक शेप कहते हैं। जैसे उससे आप स्क्वायर बनाते थे, रेक्टेंगुलर बनाते थे, फिर आप वो उसे क्या कहते थे, उर्दू में तो उसे प्रकार कहते हैं, उससे आप सर्कल क्रिएट करते थे, ओवल जो शेप होती है, इसी तरह ट्राइंगल शेप होती है, पेंटागन होती है, हेक्सागन होती है। पेंटागन ऐसी शेप होती है जिसके पॉइंट्स की तादाद 5 हो, उसे पेंटागन कहते हैं। ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसके 3 हिस्से हों, 3 कोने हों। हेक्सागन जिसके 6 हों। इसके तरह ऑक्टागन जिसके 8 हों। फिर एक क्यूबिक होता है, फिर एक स्फेयर होता है, फिर सिलेंडर शेप होती है, कोन शेप होती है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म शेप होती है, इसी तरह पिरामिड शेप होती है। ये जो सारी शेप आपको नज़र आती हैं ये जियोमेट्रिक शेप होती हैं। और दूसरा होता है ऑर्गेनिक शेप।
ऑर्गेनिक शेप भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक शेप क्या होती हैं जी। ऐसी शेप जो कुदरती तौर पर वजूद में है, जैसे आप परिंदों को उड़ता हुआ देखते हैं, तो वो जो परिंदे उड़ रहे होते हैं वो भी एक शेप बना रहे होते हैं। इसी तरह एक ट्री, एक दरख्त, उसकी भी एक शेप होती है। इसी तरह जब आप कोई लीफ उठाते हैं, कोई पत्ता उठाते हैं, तो उसकी भी शेप होती है। इसी तरह स्काई में आपको चांद नज़र आता है मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ शेप में, तो ऐसी शेप, या आपको स्टार नज़र आता है, तो ऐसी शेप को आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक शेप। उसके बाद होता है जी अब्स्ट्रैक्ट शेप। ये भी मैं आपको बता दूं कि अब्स्ट्रैक्ट शेप क्या होती है। ये जियोमेट्रिक और ऑर्गेनिक शेप का कॉम्बिनेशन होता है। ऑर्गेनिक शेप और जियोमेट्रिक शेप के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट शेप। उनकी उसकी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूं। ये देखें जी, इसमें देखें जी, कुछ आपको ऐसी शेप नज़र आएंगी जो ऑर्गेनिक हैं, कुछ शेप आपको ऐसी नज़र आएंगी जो जियोमेट्रिक हैं। तो जियोमेट्रिक शेप और ऑर्गेनिक शेप जब आपस में कंबाइन शेप बनाती हैं तो ऐसी शेप को क्या कहते हैं जी? अब्स्ट्रैक्ट शेप। अब सवाल ये है कि ये जो हम शेप का यूज़ करते हैं, ये डिज़ाइनर के लिए कितना ज़रूरी है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम क्यों शेप को वहाँ डालते हैं। मैं सबसे पहले सर्कल की बात करूंगा। सर्कल, ये देखें जी, सर्कल है ना जी आपके पास। अच्छा, इसके अलावा मैं एक आपको और चीज़ भी दिखाता हूँ नेट पे। आपने गाड़ी के पहिए तो देखे होंगे, ये किस शक्ल में होते हैं जी? सर्कल में ही होते हैं। क्यों होते हैं जी सर्कल में? मूवमेंट की खातिर, ताकि पता चल जाए ये मूवमेंट करता है, मोशन करता है, मोशन ग्राफिक्स की सूरत में, या वो हरकत करता है। तो जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई भी सर्कल यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है आप किसी भी ऑब्जेक्ट की या उस डिज़ाइन में आप उसकी मोशन को या मूवमेंट को ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो ये बातें अपने जहन में बिठा लें अभी से। जब आपने किसी डिज़ाइन में किसी भी सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की कोई भी मूवमेंट दिखानी हो या उसका मोशन दिखाना हो तो आपको सर्कल शेप ही यूज़ करनी पड़ती है, और सर्कल के ज़रिए ऐसा डिज़ाइन करना पड़ता है जिससे अंदाज़ा हो जाए कि आपके डिज़ाइन का मतलब है कि आप उस ऑब्जेक्ट की हरकत दिखाना चाहते हैं, मूवमेंट दिखाना चाहते हैं। इसी तरह जब आप ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, तीन कोनों वाली शक्ल ट्रायंगल, यहीं से मैं ले लेता हूं, इसको भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ये क्या है जी? हमारे पास ट्रायंगल है, और अगर ट्रायंगल के साथ मैं एक लाइन बना दूं, अब चेक करें जी, ये आपको डायरेक्शन दे रही है ना। अब ये एरो बन गया है। जब कोई एरो क्रिएट होता है या आप ट्रायंगल किसी भी शेप में यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप डिजाइन में कोई डायरेक्शन बताना चाहते हैं। जैसे आपने स्कूल के बोर्ड्स देखे होंगे और वो उस बोर्ड पे एक एरो बना होता है और एरो में उस स्कूल का एड्रेस लिखा होता है कि ये इस गली में है। तो दरअसल एरो का मतलब ये है, एरो साइन का मतलब ये है कि आप अपने डिज़ाइन में उस स्कूल की, उस जगह की, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं। तो जब भी आप एरो का यूज़ करें या ट्रायंगल का यूज़ करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डिज़ाइन में डायरेक्शन को बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। और इसके अलावा एक और शेप होती है जिसे
रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं जी। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है जी। इसका क्या मतलब होता है? ये दो चीजें शो करने के लिए होती है, एक तो लेंथ और एक डायरेक्शन। ये भी डायरेक्शन के लिए यूज होती है। हाँ, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो इसकी मिसाल भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखें जी, आपको रूलर में एक शेप नजर आ रही है, देखें जी रेक्टेंगुलर है मगर उस पर स्केल बना हुआ है। तो ये आपको दरअसल लेंथ बता रही है कि इस पेंसिल की लेंथ कितना है, इसका साइज क्या है। तो ये डायरेक्शन के लिए भी यूज होती है और इसी तरह लेंथ मालूम करने के लिए भी। और इसी तरह जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर शेप भी ले लेते हैं हम जी। ये देखें जी, ये एक स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि अब अगर आप किसी भी डिज़ाइन में अगर वज़न को शो करना चाहते हैं, वेट को, तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर का ही यूज़ करते हैं। और अगर आप इसी तरह लेटर देखें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी अहम चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये लेटर है जी मेरे पास, ये लिखा हुआ है जी ए। अब देखें कि ये लाइंस पर मुश्तमिल है मगर एक शेप है। देखें इसके अंदर कौन सी शेप है आपको नज़र आ रही है जी? आपको इसमें ट्रायंगल नज़र आ रही है, तीन कोनों वाली शक्ल नज़र आ रही है। तो आप ए से जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट अगर आप लिखते हैं तो उसमें भी देखें कि ये सारे अल्फ़ाबेट शेप से ही मिलकर बनते हैं। इसके अंदर भी शेप ही यूज़ होती है। देखें जी, आपको शेप नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आप सी लिखें तो ये ऐसा समझने सेमी सर्कल है। और इसी तरह अगर आप डी लिखें तो देखिए इसमें भी आपको एक शेप नज़र आ रही है। इसी तरह आप ई लिखें तो आपको ये रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही है। इसी तरह एफ़ लिखें तो आपको देखें इसमें रेक्टेंगुलर शेप भी है और इसके अंदर एक स्क्वायर भी है। अगर जी लिखें, एच लिखें, ये सारी चीज़ें आपको कोई ना कोई शेप बना के देती हैं। ये तो है इंग्लिश लेटर। और इसी तरह अगर आप इसमें काउंटिंग स्टार्ट करें तो काउंटिंग में भी आपको एक शेप नज़र आती है जी। देखें जी, अब देखें कि ये सारी चीज़ें शेप ही हैं। तो शेप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि या हम कोई मूवमेंट दिखाना चाहते हैं, या हम कोई डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, या हम कोई लेंथ मालूम करना चाहते हैं या लेंथ दिखाना चाहते हैं, या हम कोई वज़न दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी शेप के ज़रिए हम क्या करते हैं, डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर करते हैं। अब आ जाते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, साइज़। साइज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि साइज़ क्या है। ये भी डिज़ाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। अब ये है क्या? वेरिएशन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइज। मिसाल के तौर पर अगर आप तीन दोस्त हैं और तीनों आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो यानी कि आप एक से अलग मिलते हैं, दूसरे से अलग मिलते हैं, तो आपको ये फ़र्क वेरिएशन मालूम नहीं होता। मगर अगर वो दोनों दोस्त एक साथ आपको मिलें और एक टाल हो, लंबा हो, और एक छोटे कद का हो, तो आपको फ़ौरन प्रोमिनेंट चीज़ ही नज़र आती है और आपको फ़र्क नज़र आता है, वेरिएशन नज़र आती है। तो इस वेरिएशन को क्या कहते हैं? साइज़ कहते हैं। कैसे जी? इसकी ये देखें जी, ये साइज़ की मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये आपके सामने ही है साइज़। पहले छोटा स्मॉल में है, फिर उसमें थोड़ा मैंने दरमियाना साइज़, फिर साइज़ को बड़ा कर दिया है। तो साइज़ का मतलब आता है कि आप दो ऑब्जेक्ट में क्या करना चाहते हैं, वेरिएशन पैदा करना चाहते हैं। जब आप अपने डिज़ाइन में वेरिएशन करते हैं, कभी साइज़ को कम रखते हैं, कभी आप उसको दरमियाना साइज़ रखते हैं और इसी तरह कोई स्मॉल रखते हैं, तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप अपनी चीज़ों को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, वाज़े करना चाहते हैं। इसकी मिसाल आपको मैं अगर और भी एक मिसाल दूँ तो वो आपको ज़्यादा समझ आएगी। मेरे पास उसका फ़ोटो भी है, मैंने आपके लिए उसको डाउनलोड किया। ये देखें जी,
मेरे पास एक न्यूज़पेपर है। अब आप जब भी आप न्यूज़पेपर को देखते हैं तो आपको एक हेडिंग नज़र आती है। वो हेडिंग इसलिए आपको बड़ी नज़र आती है कि उसमें उसका पूरा खुलासा होता है, उसको प्रोमिनेंट कर देता है। वो जो पूरी स्टोरी आप पढ़ते हैं 20 मिनट में, वो एक हेडिंग में आपको नज़र आती है। तो ये डिज़ाइन में भी इतनी अहमियत की हामिल है कि जब आप कोई भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं और अपना पैगाम उसको कन्वे कर रहे होते हैं क्लाइंट को या देखने वाले को, तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं और आपका जो मैसेज है वो वेरिएशन की सूरत में ही होना चाहिए। समझ आ गया जी? तो इसलिए वेरिएशन पैदा की जाती है साइज के ज़रिए। और अगर मैं और दूसरा ये है कि इसके ज़रिए कंपैरिजन किया जाता है। साइज के ज़रिए कंपैरिजन पैदा किया जाता है ताकि कंपैरिजन से आपके डिज़ाइन में जो हाईलाइट चीज़ हो उसको मज़ीद हाईलाइट करके वो पैगाम कन्वे किया जाए ऑडियंस की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि कंपेयर द ऑब्जेक्ट विद साइज। इसके अलावा फंक्शन ऑफ साइज इन ग्राफिक डिज़ाइन, के ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस साइज़ का क्या फंक्शन है जी, ये क्या चीज़ है, ये 3 चीज़ें पैदा करता है जी, 3 चीज़ें। एक तो है अट्रैक्शन। ये जब आप साइजेस का यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में तो आपको या आप उसके ज़रिए इस तरह का वेरिएशन पैदा करते हैं कि देखने वाले को अट्रैक्शन होती है। जो आप बिल बोर्ड्स बड़े देखते हैं तो उसमें जो लिखी हुई होती है टेक्स्ट या कोई पिक लगी होती है प्रोमिनेंट, तो वो सबसे पहले उसी पर ही आपकी आंख जाके ठहरती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोमिनेंट होता है, साइज उसका इस तरह होता है, तो वो अट्रैक्शन पैदा करता है। और दूसरी चीज़ है कि वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। साइज आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करता है। तो इसी तरह ये जस्टिफाई भी करता है, इसका एक फंक्शन जस्टिफाई भी है। तो ये देखें, ये जो न्यूज़पेपर आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको मज़ीद हेडिंग्स भी नज़र आ रहे हैं, डेली न्यूज़ के अलावा टॉप न्यूज़ हैं। तो ये अब क्या है कि इसने जस्टिफाई कर दिया और फिर उसके नीचे एक कॉलम है जो बिल्कुल बारीक ही है। तो ये देखें, इसने अब वेरिएशंस के ज़रिए इसके अंदर अट्रैक्शन भी पैदा कर दी, अपने डाटे को उसने ऑर्गेनाइज भी कर दिया और जस्टिफाई भी कर दिया। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हम ऐसी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हैं। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है बहुत ही शानदार है, इस चीज़ को आप बिल्कुल समझ लें। और लास्ट टॉपिक है जी हमारे पास स्पेस। ये एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, अभी कुछ रहते भी हैं जो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। साइज़ क्या है, ये भी बहुत अहम चीज़ है जी, स्पेस, सॉरी जी, स्पेस। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इंडियन के ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इस पर फोकस करें तो आप अपने डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। स्पेस क्या है? स्पेस इज एम्प्टी बिटवीन, अराउंड, अबव, बिलो, ऑन, विद एन ऑब्जेक्ट। कि जो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब देखें जी, मेरे पास ये स्किल बियॉन्ड का ऑब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने इसकी डेफिनेशन को क्लोज किया है, और लास्ट में मैंने फेसबुक आइकॉन डाल के बताया है कि मेरे पास फेसबुक पे भी स्किल बियॉन्ड का पेज है, ट्विटर पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। तो इनके दरमियान जो खाली जगह है, एम्प्टी जगह है, इसको हम स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्पेस कहते हैं। अब स्पेस का मतलब क्या है, हम स्पेस क्यों डालते हैं? देखें जी, अगर मैं इसके अंदर अपने डिज़ाइन के अंदर स्पेस ना डालूं और पूरे का पूरा इसको भर दूं तो मेरा डिज़ाइन वाज़े नहीं होगा। जब वाज़े नहीं होगा तो मेरे पास जो डिज़ाइन है वो नेगेटिव पॉइंट्स में चला जाएगा, मेरा पैगाम वाज़े नहीं होगा। अगर मैं सब इसके अंदर पिक डाल दूं या उसके पिक के अलावा कोई और चीज़ें डाल दूं, टेक्स्ट डाल दूं, स्पेस, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है ये ना डालूं, तो मेरा पैगाम, मेरा डिज़ाइन आपको नेगेटिव की तरफ लेकर जाएगा। और इसी तरह अगर मैं अपने डिज़ाइन को पॉजिटिव की तरफ लेकर जाऊं ताकि मेरा पैगाम सबको दिखे, तो मैं क्या करता हूं, अपने डिज़ाइन में स्पेस भी डालता हूं ताकि ऑब्जेक्ट के दरमियान एक स्पेस बन जाए।
अगर मैं ऑब्जेक्ट के दरमियान स्पेस ही नहीं डालूँगा तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट गडमड हो जाएगा और अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कहाँ पे ख़त्म होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम स्पेस का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें, ये भी एक एलिमेंट है जी। अब स्पेस को मैं मज़ीद आपको दिखा देता हूँ कि स्पेस है क्या। ये देखें जी, ये मैंने एक अब्स्ट्रैक्ट पोस्टर डाउनलोड किया था। अब अगर कोई शख्स ऐसा डिज़ाइन करना चाहे तो देखें जी, जस्ट एक पिक डाले और यहाँ पे अपना नाम लिख दे, तो ये जो बाकी स्पेस आपको नज़र आएगी ये आपके डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर कर देगी। अगर आप स्पेस नहीं डालेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें लिख कर दे देंगे, लोगो डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, मज़ीद पिक्स डालेंगे, तो आपका डिज़ाइन नेगेटिव की तरफ चला जाएगा और पढ़ने वाला महसूस करेगा कि इसने ज़्यादा एलिमेंट्स डालकर इस पर रश डाल दिया है, उससे आपके मैसेज कन्वे जो आप करेंगे उसको समझ नहीं आएगी। तो जब समझ नहीं आएगी तो आपका डिज़ाइन अट्रैक्टिव नहीं होगा, जब अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आपका पैगाम समझा नहीं जाएगा, जब आपका पैगाम समझा नहीं जाएगा तो ऐसा समझ लें कि आपके डिज़ाइन को लोग पसंद नहीं करेंगे, और जब आपके डिज़ाइन को कोई भी बंदा पसंद नहीं करेगा तो आपको काम भी नहीं मिलेगा, और जब आपको काम नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस मकसद के लिए ये काम सीखा है वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, और ये थे जी हमारे पास